नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं और साथ ही इस तहत तय कार्यक्रम के अनुसार सीएम धामी 26 जुलाई को दिल्ली पहुंचे और साथ ही उन्होंने दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शिरकत की। नीति आयोग की बैठक में सीएम धामी ने राज्य के तमाम प्रस्तावों को रखा और वहीं 28 जुलाई को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में भी शामिल होंगे। बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक थी। नीति आयोग की बैठक हुई और जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक का आयोजन किया गया और साथ ही 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। नीति आयोग की बैठक का आयोजन हुआ है और साथ ही देख सकते हैं आप तस्वीरें, देहरादून की तस्वीरें, जहां पर 3 दिवसीय दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। नीति आयोग की बैठक आयोजित हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट को लेकर देहरादून में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने पेश किए गए इस बजट को 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला करार दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये बजट 2047 तक आर्थिक दृष्टि से बड़ी सफलता हासिल करेगा और बताया कि ये बजट 4 वर्गों को केंद्रित कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने विशेष पैकेज की घोषणा की है और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यूपीए के शासनकाल के समक्ष एनडीए सरकार में उत्तराखंड ने कर हस्तांतरण में 214% का इजाफा किया और जो उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री के लगाव को दर्शाता है। बजट 2047 आर्थिक दृष्टि से सफल होगा। ये तस्वीरें देहरादून से हैं, जहां पर आम बजट को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेस वार्ता की और बजट को 2047 की विकसित भारत की आधारशिला करार दिया। बजट 2047 तक आर्थिक दृष्टि से बड़ी सफलता हासिल करेगा और आम बजट को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पत्रकार वार्ता बजट को 2047 के विकसित भारत की आधारशिला करार कर दिया और बजट 2047 तक आर्थिक दृष्टि से बड़ी सफलता हासिल करेगा। दुष्यंत गौतम ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बजट की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपना 15 बजट पेश किया है और साथ ही जो उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। साथ ही इस बजट में गरीब से लेकर अमीर और किसान से लेकर मजदूर तक का ख्याल रखा गया। अभी तक देश रक्षा के क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि भारत अब दूसरे देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है और साथ ही उन्होंने उत्तराखंड की धामी सरकार की भी जमकर सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश की धामी सरकार बेहतर काम कर रही है और इसी के साथ बजट में विकसित उत्तराखंड को लेकर प्रावधान रखा गया है। पूरे देश में 900 से ज्यादा मीटिंगें, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो 30 मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उनका 11वां बजट है। इस बजट के द्वारा जो उनकी थीम है यही है कि हम आत्मनिर्भर भारत, मजबूत भारत, विकसित भारत
2047 का तीसरी मजबूत अर्थव्यवस्था में खड़े हुए भारत के लिए ये बजट पेश किया गया है। ये बजट गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी के किस प्रकार उनके घर में उजाला किया जाए। राजधानी देहरादून में बीजेपी की तरफ से बजट पर चर्चा कार्यक्रम किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी शामिल हुए और जिसके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल समेत बीजेपी के सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मोदी ने जो हर चीज की चर्चा जनता से की है, फिर चाहे वो बजट हो या भविष्य के जन विकास मुद्दों की बात हो। और साथ ही उन्होंने कहा कि बजट पर चर्चा करने के लिए हमने हल्द्वानी और रुद्रपुर में कार्यक्रम रखे हैं, जहां राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम शामिल होंगे और साथ ही सभी कार्यकर्ताओं से सुझाव लेकर वित्त मंत्री तक पहुंचाएंगे। बजट पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये तस्वीरें देहरादून से हैं, जहां पर बजट पर चर्चा की गई और साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। कई मुद्दों पर बातचीत की गई। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां पर बजट पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में नित्यानंद राय ने शिरकत की और साथ ही गृह राज्य मंत्री समेत तमाम लोग भी मौजूद नजर आए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कई लोग यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 3 महत्वपूर्ण मांगे राजनीति, सशक्तिकरण और भागीदारी के तहत महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू करने और साथ ही नारी न्याय के तहत महालक्ष्मी योजना के अनुसार हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपए सालाना आर्थिक सहायता देने और साथ ही महिलाओं के साथ बढ़ते हुए अत्याचार और अपराध को देखते हुए महिलाओं को सामाजिक न्याय और सुरक्षा के अधिकार की मांग को लेकर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा के आह्वान किया और साथ ही उन्होंने कहा कि 29 जुलाई को भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें खटीमा क्षेत्र से भी भारी संख्या में महिलाएं पहुंचकर आंदोलन में शिरकत करेंगी। जो महिलाओं में अत्याचार हो रहे हैं और वो हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, चाहे वो हमारे प्रदेश की हो, चाहे पूरे राज्य की हो, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश की हो, हर जगह महिलाओं का शोषण हो रहा है। उन मांगों को लेकर हम जंतर मंतर पर 29 तारीख को एक धरना प्रदर्शन दे रहे हैं अपनी बहनों को न्याय दिलाने के लिए। इसका नाम है नारी न्याय। तो इसके तहत हम लोग सब भारी तादाद में उत्तराखंड से महिलाएं जाएंगी और अपना वहाँ पे हक अधिकार, तो हमारी बहनें ओबीसी की महिलाएं हैं, खासकर उनका जो मुद्दा है वो ना राजनीति हो चाहे वो घर में हो, उनका शोषण हो रहा है। इसलिए हम इसके लिए हम लोग न्याय के लिए धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है।
प्रदेश की महिलाओं को धुआं रहित स्वस्थ जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति वर्ष 3 निःशुल्क गैस रिफिल की सुविधा प्रदान कर रही है, जिसके लिए सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाई जा रही है। मेरा नाम सीमा थापा है। मैं सेवला कला चंद्रमणि से हूँ। खाना जब बनाते थे तो जंगलों में जाते थे हम लकड़ी लेने, हमें कितनी दिक्कत होती थी लकड़ी लाने में। तो फिर उसके बाद हमने गैस लिया, गैस में खाना बनाते हैं, हमारा समय भी बचता है, बच्चों को मैं टाइम से स्कूल भेज देती हूँ। इस योजना के तहत हर साल 4 माह के अंतराल में मुफ्त गैस रिफिल योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास अपना बैंक खाता होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना से उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन आया है। इस योजना से धुआं रहित भारत की परिकल्पना को साकार करने के सपने को बल मिला और महिलाओं का जीवन अधिक स्वस्थ हो रहा है। साथ ही अब उन्हें गैस रिफिल के लिए आर्थिक तंगी का सामना भी नहीं करना पड़ रहा। प्रदेश की महिलाओं के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश के युवाओं को विदेश में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें सरकार द्वारा राज्य के उच्च शिक्षा पूर्ण कर चुके युवाओं को ट्रेनिंग देकर विदेश में रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत विदेशी नियोजकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर राज्य के युवाओं को लैंग्वेज, कल्चर, वर्क एस्थेटिक्स, नर्सिंग और हॉस्पिटैलिटी व अन्य क्षेत्रों में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण देकर विदेशों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने यह प्रोग्राम स्टार्ट किया है और हमारे सपनों को एक नई उड़ान दी है। मेरा नाम कल्पना बिस्ट है और मैं प्रतापनगर ब्लॉक टिहरी गढ़वाल की रहने वाली हूँ। मैंने स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग से एएनएम का कोर्स किया है। उसके बाद मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत मुझे जैपनीज लैंग्वेज सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं को उत्तराखंड सरकार की अपनी सरकार पोर्टल पर पंजीयन कराना आवश्यक है। ट्रेनिंग के कुल प्रशिक्षण लागत का 20% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अब तक कई युवक युवतियों को सरकार द्वारा बेहतरीन वेतन पर विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश के युवाओं के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों का खेल कौशल विकसित किए जाने एवं उनके खेल उपलब्धियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। योजना का लाभ प्रदान करने हेतु खिलाड़ियों का चयन ट्रायल्स के आधार पर किया जाता है। सरकार ने स्कीम चलाई है, ये मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पहले मेरा खेल में इंटरेस्ट नहीं था और अब मैं खेल में प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उत्तराखंड सरकार का भी। मेरा चयन मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना में हुआ है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस योजना की शुरुआत करी है और हम जैसे खिलाड़ियों को एक रास्ता मिला है, हम अपने गेम में आगे बढ़ सके। स्कॉलरशिप से मुझे और मेरे परिवार को काफी फायदा हुआ है। गेम में हम काफी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और
उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करती हूँ। प्रत्येक जनपद द्वारा अपने अपने जनपद में चयनित खिलाड़ियों को प्रति माह 1 वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। 8 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना के शुरू होने से खिलाड़ियों में प्रोत्साहन के साथ ही राष्ट्रीय खेलों में रुचि बढ़ रही है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। क्या रंग खिला ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गदरपुर मरकोटा मार्ग पर आए दिन सड़क दुर्घटनाओं से मौत होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। और बता दें कि दिनेशपुर के गदरपुर मरकोटा मार्ग पर एक और बड़ा हादसा हुआ। ट्रक ने बाइक सवार 60 वर्षीय बुजुर्ग को कुचल दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया और देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। दिनेशपुर के अमृत नंबर 1 के बृहस्पति नाम का व्यक्ति अपने घर से रामबाग की तरफ जा रहा था और तभी यह हादसा हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कुछ दूरी से ट्रक चालक और कंडक्टर को पकड़ लिया और साथ ही पुलिस के हवाले कर दिया। और वहीं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि इस गदरपुर मरकोटा मार्ग पर 10 सालों में करीबन 40 लोगों की मौत हो गई है। सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद घटना है और इससे पूर्व कुछ दिन पहले भी ऐसी ही एक दुर्घटना हुई और जिसमें एक नौजवान की मौत हो गई। तो ये बहुत ही दुखद है। मैं तो आज यहाँ इनके परिवार में दुख संवेदना व्यक्त करने पहुंचा और चूंकि मेरे आवास से नज़दीकी है, मेरा पास का गांव है, और सुन के बड़ा दुख हुआ। कल शाम को यह घटना हुई और सबसे पहले तो मुझे इस परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जहां तक सड़क का विषय है, इसको लेकर 2023 में हम लोगों ने कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया। घटना ये है, जो बृहस्पति सरकार ये रामबाग के सामने जो गोदाम है यहाँ पे काम करते थे, वहां से जो है ये बाजार के लिए आए थे, कुछ सौदा पत्ता इन्होंने लेना था और बाकी जब दोबारा फिर कंपनी की तरफ गए, गोदाम की तरफ रोड क्रॉस कर रहे थे, वहां पे जो गड्ढा है वो साइड लेने गए। उस वक्त जो है वो ट्राला जो कंटेनर उन्होंने वो दबा दिया। बुजुर्ग आदमी, उन्होंने हाथ भी मारा पर वो कंटेनर वाला रुके नहीं। सबसे पहले जो अचानक एक्सीडेंट से जो मौत हुई है श्री बृहस्पति जी, मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और परिवार के लिए एक बहुत बड़ा संकट का समय है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस परिवार का मालिक बृहस्पति जी, उनके समाप्त होने के बाद, देहांत होने के पश्चात, भगवान उनके परिवार को हिम्मत दे, इस कष्ट से निकले ये लोग। हमारी संवेदना उनके साथ है। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से मसूरी देहरादून मार्ग गालोगे पावर हाउस के पास भारी लैंडस्लाइड होने के कारण मुख्य मार्ग पर पत्थर और मलबा आने से मार्ग बंद हो गया और जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं निर्माण विभाग द्वारा तैनात जेसीबी का ऑपरेटर मौके पर न होने के कारण मार्ग को खोलने में काफी समय लग गया, जिसका संज्ञान एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी ने लिया और वे स्वयं लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्र पहुंचे और साथ ही निर्माण विभाग के अधिकारियों को, ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई और दूसरी जेसीबी के माध्यम से मार्ग पर आए पत्थर और मलबे को हटाने की प्रक्रिया की गई और जिसके करीब 2 घंटे बाद मार्ग को सुचारू रूप से जारी किया गया।
देवभूमि उत्तराखंड में शुरू हुई कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरा ट्रैफिक प्लान बना रखा है और जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में कांवड़ियों के वाहनों को आवागमन करने की इजाजत नहीं है। और इस बात को लेकर देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि किसी भी कांवड़ वाहन को नगर क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं है, चाहे वो सहारनपुर, हरिद्वार या मसूरी की तरफ से आ रहा हो। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी कांवड़ वाहन को आशा रूढ़ी या विकास नगर की तरफ से हरिद्वार के लिए जाना है तो वो ISBT के रिसपना पुल होते हुए जाएंगे। और साथ ही अगर कोई हरिद्वार या ऋषिकेश से विकास नगर जाना है तो वो भी इसी तरह रिसपना पुल से ISBT और साथ ही शिमला बाईपास रोड के रास्ते से जाएंगे, लेकिन उन्हें मसूरी मार्ग का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। पंचक खत्म होने पर कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ की उम्मीद बढ़ने लगी है और साथ ही जिसे लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। और इसी कड़ी में ऋषिकेश SDM ने कांवड़ क्षेत्र में पढ़ने वाली सभी आंगनबाड़ियों और साथ ही स्कूलों की छुट्टी कर दी है और ये छुट्टियां 31 जुलाई तक रहेंगी। इसकी जानकारी देते हुए SDM कुमकुम जोशी ने बताया कि पंचक खत्म होने के बाद कांवड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ेगी, जिसकी वजह से स्कूल आने जाने वाले बच्चों और छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। छात्रों को और अभिभावकों की परेशानियों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से ये निर्णय लिया गया। हल्द्वानी में अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल ने व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें जिले भर से सैकड़ों व्यापारी शामिल हुए। इस दौरान व्यापारियों ने अपनी दिक्कतों को लेकर सम्मेलन में विस्तार से चर्चा की और साथ ही भविष्य में व्यापारियों के साथ उत्पीड़न होने पर आंदोलन की रणनीति भी बनाई। और जिस पर व्यापार मंडल के प्रदेश प्रभारी ने कहा कि GST के साथ गंभीर मामलों पर व्यापारियों को एकजुट करना होगा और साथ ही जिससे उन्हें व्यापार करने में तकनीकी दिक्कतों की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और वहीं उन्होंने कहा कि शासन के सामने प्रत्येक समस्याओं को रखना और इन पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया और ये संगठन ऐसा संगठन है, राष्ट्रीय संगठन है, ये पूरे भारत में इसकी शाखाएं फैली हुई है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव जायसवाल जी, इसके संरक्षक डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी कश्मीर दौरे पर हैं, वो भी वहाँ पर सम्मेलन कर रहे हैं व्यापारी एकता का। और व्यापारी एकता के लिए हम दिल्ली प्रदेश में जितने भी मंत्री हमारे साथ हो, सांसद, जिस भी मंत्रालय में जरूरत पड़ती है हम उनको ज्ञापन दे के जैसे भी है अपनी बात वहां तक पहुंचाते हैं। देखिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है हल्द्वानी में कि किसी व्यापार मंडल, किसी संगठन ने तमाम जितने यहाँ संगठन है सबको आमंत्रण दिया है और एक संदेश देने की कोशिश करी है कि जरूरत पड़ने पर आप एक मंच पर आइए। आप अपना जहाँ है, छोटा है, बड़ा है, कई वर्षों से आपने देखा होगा 50-50 साल पुराने संगठन है, लेकिन व्यापारी हित के लिए उत्तराखंड में आज तक किसी ने भी कोई काम नहीं करा है। हमारा एक प्रयास है जिसकी आवश्यकता थी पूरे उत्तराखंड में सशक्त व्यापार मंडल की, और वो प्रयास आज 20 दिनों के अंदर आप पहला प्रयास आप देख रहे हैं, जिसको सारे संगठनों को अपने आमंत्रण दिल से दिया और सभी ने स्वीकार करा आने के लिए कि हाँ ठीक है, हम जब भी आवश्यकता पड़ेगी उस समय एक मंच पर आएंगे। ये मैं करण सिंह यादव अखिल एकता उद्योग व्यापार मंडल का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हमने ये संस्था 4 साल से खड़ी की है, 23 प्रदेशों में हमारी चल रही है और हमने जोर देकर के व्यापारियों को लिए छोटा हो बड़ा हो उन सबके लिए संघर्ष किया है। तो उनकी जो भी समस्या है उनको हम हल करेंगे। ऋषिकेश जल निगम ऑफिस में कार्यरत कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई और साथ ही परिजनों ने जल निगम के अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जेल भेज दिया और साथ ही बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने अपनी ओर से जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पीड़ित परिवार की ओर से पुलिस को कोई तरहीर नहीं दी गई और कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक उत्तम
रमोला ने बताया कि मृतक की पहचान 28 वर्षीय विपिन कुमार निवासी खारा स्त्रोत मुनि किरेती के रूप में हुई है और घर वापसी के दौरान विपिन कुमार ऑफिस में लगे कूलर के निकट लगे नल से मुंह धोने लगा और मौके पर बिजली खुली तार की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। साथ ही विपिन कुमार के परिजनों ने जल निगम के अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि यदि समय रहते खुले तार को चेक किया जाता तो आज विपिन कुमार जीवित होता। फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है। विपिन कुमार हमारे यहाँ जो है रात की चौकीदार था और देखिए रात को नहीं रहता है तो सुबह के टाइम 10 बजे ऑफिस लगता है। 10 बजे हमारे लोग कर्मचारी वहाँ पर आए और एक कर्मचारी ने हमारे जाके देखा कि वो अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, परंतु ये नहीं पता था कि हमें वो मृत हो गया है या अभी तुरंत जो है हॉस्पिटल में भी और थाने में भी खबर की गई और उसके बाद जो भी कार्रवाई है वो चली गई है थाने के देश में और जो भी विभागीय होगी हम विभागीय भी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song